यस मैम। तो हिंदी मीडियम में मैनेज कैसे किया आपने? कर ली, मतलब आप आपने नोट्स दिया था ना कि पढ़ हम्म। रही थी तो उसका नोट्स बनाई थी तो हो गया। अच्छा, ठीक किया। ठीक है, वैसे अभी मैं बता देती हूँ, अभी मैं बुक्स वगैरह बनाने में थोड़ा बिजी हो रही हूँ। तो क्लास मेरा लेने का पहले मन नहीं था, फिर मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं, कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा देते हैं, ठीक है, नए स्टूडेंट कोई आएगा ठीक है, वरना उनकी मर्जी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी मेरे पास जैसे इसके हैंड रिटन नोट्स बने हुए हैं, तो मैं इसके टाइप्ड नोट्स भी बनाऊंगी, तो साथ के साथ मैं वो भी आपको दे दूंगी, ठीक है। देखो, अब ना, ये पढ़ने से पहले पहले ना कुछ चीजें आप समझ लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, ठीक है। देखो, इतनी बात सारे बच्चों को पता होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है। वॉइड है, वॉइडेबल है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है कॉन्ट्रैक्ट वन में, ठीक है। वैसे से रिलेटेड ज़्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के असेंशियल्स बताओ, तो वो सेम असेंशियल्स हैं सेक्शन नंबर 10 जैसे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बहुत पिछला भी रिवाइज कर लेना, स्टार्टिंग का पोर्शन पहले पहले 25 सेक्शंस को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना कॉन्ट्रैक्ट वन के। और अभी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग पार्टनरशिप करेंगे। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में अभी हमारे पास सबसे पहले सेक्शंस क्या हैं, एक है हमारा 124 और 125। ये दो सेक्शन हमारे बात करते हैं इंडेमनिटी के बारे में, ठीक है। और 126 हमारा बात करता है गारंटी के बारे में। अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा कि इंडेमनिटी क्या होता है, गारंटी क्या होता है। तो आप सब लोगों को पता होगा कि एक इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस होती है भाई, सबको पता है। जैसे हम लोग कार खरीदते हैं, तो उसकी इंश्योरेंस होती है ना, कि अगर हमारी कार पे कुछ डैमेज हुआ, तो जो कंपनी है वो उसको क्या करेगी, पे करेगी। क्या इतनी बात सबको पता है? हैंड रेस कर दो। इतनी बात तो सबको पता है। तो बस यहाँ पे इतना समझ लेना कि जो इंडेमिनिटी वाला पॉइंट है, इस पे क्या आएगा, इसमें इंश्योरेंस का कंसेप्ट आएगा। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, मैं रेड पेन से लिख रही हूं, यहां पर जो इंडेमिनिटी है, इंडेमिनिटी में सिर्फ दो पार्टीज होंगी, और गारंटी में कितनी पार्टीज होंगी, तीन पार्टीज होंगी। ये डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मेजर डिफरेंस है। इंडेमिनिटी में सिर्फ दो पार्टीज होंगी। कौन कौन सी पार्टी होगी? मैंने कार परचेज की कंपनी से, एक कंपनी होगी और एक मैं होंगी, दो पार्टीज। गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं, ठीक है। तो अब इंडेमिनिटी, पहले इंडेमिनिटी को मैं बहुत इजी वे में समझाती हूँ। इंडेमिनिटी बोलता है, एक इंसान बोलता है दूसरे इंसान को, ठीक है, ये है प्रोमिसर। क्या सब जानते हैं प्रोमिसर और प्रोमिसी क्या होता है? हैंड रेस कर दो, जिसको नहीं पता माइक ऑन कर लो। सबको पता प्रोमिसर और प्रोमिसी क्या होता है? हर्ष, आपको पता है? हर्ष को नहीं पता होगा, हर्ष पता नहीं, नहीं पता उसको। देखो, प्रोमिसर वो है जो वादा, मैम प्रोमिसर जो जो प्रॉमिस करता है, और जो हाँ, प्रोमिसी वो जो हम्म, प्रॉमिसी वो जो रिसीव कर जो प्रॉमिस लेता है। हाँ लेता है, हाँ, ठीक है। बस यही पढ़ना है इसमें, प्रोमिसर और प्रोमिसी। अब इसमें पता है क्या बोलता, ये बोलता कि जो प्रोमिसर है, प्रोमिसर बोलता है कि अगर इस बी पर्सन को, बी पर्सन का नाम हम लोग मान लेते हैं रोहित, ठीक है। अब अगर रोहित को किसी भी तरह का डैमेज होता है, या फिर किसी भी तरह का लॉस होगा, तो उसकी पेमेंट कौन करेगा? ये प्रोमिसर करेगा। हैंड रेज कर दो। क्या बात समझ आई? कि अगर रोहित को किसी भी तरह का डैमेज होगा, तो उसका पेमेंट कौन करेगा? ये प्रोमिसर करेगा। प्रोमिसर बोलता कि अगर मेरी वजह से कुछ नुकसान हुआ, यहाँ पे हम लोग लेते हैं प्रिया को, ठीक है। अब प्रिया प्रिया ये कहती है कि मैं प्रोमिसर हूं, कि अगर मैंने कुछ नुकसान कर दिया रोहित का, तो भी पेमेंट मैं ही करूंगी। और अगर नुकसान किसी थर्ड पार्टी की तरफ से हुआ,
तो भी रोहित का जो भी नुकसान होगा उसका पेमेंट कौन करेगा? प्रिया करेगी। क्या बात समझ आई? पहला पॉइंट है बाय हिमसेल्फ, लिखो प्रोमिसर बाय हिमसेल्फ, कि अगर लॉस हुआ, प्रोमिसर बाय हिमसेल्फ, अगर उसने उसकी वजह से कुछ नुकसान हो गया रोहित का, तो भी प्रिया ही क्या करेगी? पेमेंट। और अगर किसी थर्ड पार्टी की तरफ से क्या हो गया? नुकसान हो गया, तो भी प्रिया ही क्या करेगी? पेमेंट करेगी। उसे क्या करेगी? पेमेंट करेगी। जो भी उसका लॉस होगा उसे क्या करेगी? पेमेंट करेगी। अब इसमें क्या समझो? डेफिनेशन देखो 124 सेक्शन। बस अब मैं किसी को भी ऐड नहीं करूंगी, ठीक है? बेयर एक्ट में देखते हैं पहले। देखो, अब यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब आपसे एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि आप उसके बारे में बताओ, इंडेमिनिटी के बारे में बताओ, इंडेमनीफायर के बारे में बताओ। तो आपको सबसे पहले आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, सेक्शन नंबर 124। 124 हमारा क्या बात करता है? इंडेमिनिटी के बारे में बात करता है। अब ध्यान से समझना इस डेफिनेशन को, और इसमें जो जो पॉइंट मैंने बताया है वो आपको लिख लेना है। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस, एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें क्या करूंगी? बचाऊंगी। अदर पार्टी को बोलती है, किससे बचाएगी? फ्रॉम लॉस। क्या यहां तक सबको क्लियर है? हैंड रेस कर दो। कि एक पार्टी, अब यहाँ पे कार का, मैंने जस्ट कार का एग्जांपल दिया था, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ कि कार, सिर्फ कार का ही एग्जांपल आपको इसमें आएगा, नहीं, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। जैसे मान के चलो कि अब मेरा और रोहित का कोर्ट में केस चल रहा है ना, तो अगर केस में मैं बोल देती हूँ कि ठीक है, अगर रोहित को कुछ नुकसान होता है मेरी वजह से तो उसको पेमेंट मैं करूंगी, तो ये ऐसा भी प्रोसीडिंग, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। तो ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो आप ये कार का और इंश्योरेंस का एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो। फिर है कॉज्ड टू हिम बाय कंडक्ट, कहते अब ये अगर रोहित को नुकसान होगा किसकी वजह से? या तो प्रोमिसर हिमसेल्फ, या तो मेरी वजह से, या फिर किसी अदर पर्सन की तरफ से उसे नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं करूंगी, मतलब प्रोमिसर करेगा। क्या सबको डेफिनेशन समझ आई? हैंड रेस कर दो। अब इसमें आपको पार्टीज के बारे में पढ़ना है। अब देखो 124, a contract by which a one party a contract by which a one party promises to save the other from the loss caused to him by the conduct of the promiser himself। और यहाँ पे आप इसका फ्लो चार्ट भी बना लेना गगन, आप बना सकते हो, ठीक है, एग्जाम में कि अगर आया इंडेमनिटी के बारे में आया तो आप इसका फ्लो चार्ट बना देना कि अगर जो लॉस होगा वो लॉस अगर उसने प्रोमिसर ने हिमसेल्फ खुद किया या फिर उसने अदर पार्टी की तरफ से हुआ, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी कहेंगे। एग्जाम्पल में देखो, ए कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग। अब फॉर एग्जाम्पल रोहित का कोई केस चल रहा है कोर्ट में। अब यहाँ पे क्या होता है, रोहित और प्रिया का केस चल रहा है, ठीक है। मैं रोहित को बोलती हूँ, मैं रोहित से वादा करती हूँ कि ठीक है, अगर तेरे को किसी भी तरह का नुकसान होता है ना इस दौरान, उसका पेमेंट तेरे को मैं कर दूंगी। तो क्या लिखा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग, किसी भी तरह की प्रोसीडिंग अगर कोर्ट में चल रही है, तो सी मे टेक अगेंस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्टेन सम ऑफ 200 रुपीज की, जो भी नुकसान हुआ कि तुम नहीं, अगर तुम पेमेंट नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी कंपनी पेमेंट करेगी। बात समझ गए क्या? हैंड रेज करो। अब फॉर एग्जाम्पल जो रोहित है वो मेरे इंस्टीट्यूट में टीचर है, ठीक है। अब कोई गड़बड़ हो गई, अब रोहित के ऊपर प्रिया ने केस लगा दिया, तो अब यहाँ पे प्रिया कहेगी कि ठीक है, अब रोहित पेमेंट नहीं कर रहा है तो कौन पेमेंट करेगा? जो भी ओनर है इंस्टीट्यूट का, मतलब मैं पेमेंट करूंगी। क्या सबको बात समझ आई? क्या बात समझ आई ना? ऐसे इंश्योरेंस कंपनी में भी तो होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम किसका एग्जाम्पल लें, ए पर्सन ने क्या किया, बी पर्सन की कार को ठोक दिया, ठीक है। अब ए पर्सन ने डैमेज किया बी को। अब बी क्या कहेगा कि चल भाई तू मेरे को मेरा पैसा दे जो तूने मेरा नुकसान किया। मान के चलो 40,000 रुपए का नुकसान हो गया, BMW ले रहा था।
अब यहाँ पे बोलता कि ठीक है अब तू पेमेंट नहीं कर रहा तो तेरी कंपनी, जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी आया वॉट जो भी है, वो फिर वहां पे क्या करेगा, पेमेंट करेगा। क्या बात समझ आई? क्योंकि नुकसान ए को भी हुआ है और बी को भी हुआ है, फिर इंश्योरेंस कंपनी ए को भी पे करेगी और बी को भी पे करेगी। क्या सबको बात समझ आई? यही है बस हमारा 124 सेक्शन। अब इसमें पार्टीज आपको याद रखनी है, इसका अच्छा सा फ्लो चार्ट बना लेना। आपसे कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाएगी कि पार्टीज के बारे में बताओ, तो फिर आपको लिखना है कि यहाँ पर सिर्फ दो पार्टीज होंगी, हमेशा याद रखना दो। एक होता है इंडेमनीफायर और एक होता है इंडेमनीफाइड, जिसे हम लोग इंडेमनिटी होल्डर भी बोलते हैं। अगर ये वर्ड ना याद रहे तो यहाँ पे आप याद कर लेना इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर क्या बात करता है, द पर्सन हु गिव्स इंडेमनिटी, मतलब कि प्रोमिसर। ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। और ये है प्रोमिस सी, जिसे प्रोटेक्शन दिया जाता है। क्या बात समझ गए क्या? ठीक है, द पर्सन हु गिव्स अ इंडेमनिटी, जो देता है वादा कि मैं तेरे को पेमेंट करूंगा अगर तुझे नुकसान हुआ। जो प्रोटेक्शन लेता है, द पर्सन फॉर हुज प्रोटेक्शन, जिसकी प्रोटेक्शन हम लोग देते हैं, मतलब जो प्रोटेक्शन लेता है वो क्या होता है, इंडेमनिटी होल्डर होता है। क्या सबको बात समझ आई? यहां तक हैंड रेज कर दो। हर्ष, कितनी पार्टीज होंगी इसमें, दो या तीन? कोई भी बता दो। दो पार्टी होगी। दो होंगी दीदी। दो होंगी हर्ष, दो होंगी, दो दो दो, अभी तो बताया मैंने। इसमें सिर्फ दो पार्टीज होंगी। एक वो पार्टी होगी जिसका नुकसान हुआ है, दूसरी वो पार्टी होगी जो उसकी भरपाई करेगा। बस फॉर एग्जांपल मैंने कार परचेज करी, एक मैं हूं और जो मेरी कंपनी जिससे मैंने कार परचेज करी वो है, बस दो जने होंगे। तीसरा इंसान तो कुछ कोई भी हो सकता है, वो पार्टी इन्वॉल्व नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा, एक और मैं आपको एग्जाम्पल समझा देती हूँ अच्छे से। अब हर्ष ध्यान से सुन लेना और बाकी जने भी सुन लेना। देखो, किसका एग्जाम्पल दूं मैं? देखो, एक और बात आप समझ लो। अभी यहाँ पे है हर्ष, ठीक है। हर्ष ने क्या किया, हर्ष ने 2024 में एक कार परचेज करी। कार परचेज करी, कोई भी कार ले लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ABCD कार उसने परचेज करी। अब 2026 में क्या हुआ, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और उसकी कार को डैमेज हो गया। अब हर्ष हर साल इंश्योरेंस पे करता है, तो यहाँ पर बस जो कंपनी है वो है। कंपनी ने वादा किया, इंडेमिनिटी का कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर तुझे कोई भी नुकसान होगा हर्ष को तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। सिंपल। अब जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ उसका कोई लेना देना नहीं है। क्या बात समझ गए क्या? इतनी बात समझ आई? बस यही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें आगे देखो एसेंशियल्स। हर्ष समझ आ गया? हैंड रेज कर दो भाई सारे जने, ठीक है। अब आगे एसेंशियल्स हैं इसके। अब देखो इसमें क्या होगा, कंसिडरेशन। मुझे कंसिडरेशन पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि जब भी हम लोग, हाँ मैम, क्या बोलते हैं, जैसे कार का होता है इंश्योरेंस, तो उसमें कार का 10 लाख का हुआ है, बाई चांस एक्सीडेंट हो गया और कार का मतलब 5 लाख का नुकसान हो गया, तो 5 लाख की ही भरपाई करेगा ना कि 10 लाख देगा उसको, नहीं नहीं नहीं, कार जितना वाले नुकसान हुआ इंश्योरेंस है उतना, जितना नुकसान हुआ है उतना। उतना। अगर ज्यादा हो गया, मान के लेकिन चलो 10 लाख से ज्यादा नुकसान हो जाता है, तो फिर जो बाकी का रिमेनिंग है वो खुद से करेगा। अच्छा, मतलब 10 लाख का वो बीमा किया कुछ भी, तो वो नहीं, हम्म जितना जितना उसका वो उतना ही देगा। अब मैं इसमें भी बता देती हूँ, इसमें भी वो नहीं है कि भाई जितना नुकसान हुआ वो सारा कंपनी देता है, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी कुछ अमाउंट आपको खुद से पे करना पड़ता है। सारा अमाउंट कंपनी नहीं देती है, क्योंकि कंपनी, देखो हर उसका ब्रांड का, हर एक चीज का ना अलग अलग अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं। तो जब भी आप कोई इसलिए कहते हैं ना कि जब भी आप कोई चीज परचेज करो तो आप उसमें कंडीशंस को पढ़ो। और हर ब्रांड में, हर चीज में अलग अलग कंडीशंस होती है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, अगर हम लोग एक जनरल नॉलेज की बात करें कि जितना नुकसान हुआ है वो उतना ही पेमेंट करेगा। और अगर उसके पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा नुकसान हो जाता है तो वो अपने आप से फिर पे करता है, जो रिमेनिंग रह जाता है। ठीक है।
ठीक है, हाँ। अब देखो, अब है कंसिडरेशन। आप सब लोगों को पता है सेक्शन नंबर 25 ये सब हमारे कंसिडरेशन के बारे में बात करते हैं। जब भी हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसमें हमारी फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। दोनों पार्टीज मेजर होनी चाहिए, कंपटेंट होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, 18 साल से बड़ी होनी चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इन सारे एसेंशियल्स को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। क्या बात समझ गए? कि अगर एग्जाम में आएगा तो एक्सप्लेन कर दोगे ना, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, कर दोगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। और ये चीज़ भी मेंशन कर देना कि सेक्शन नंबर जो 10 है ना हमारा, सेक्शन नंबर 10 में हमारी ये चीज़ें बताई गई हैं कि भाई ये चीज़ तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, चाहे आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर लो, कर लो। अब कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह का होता है? दो तरह का, एक होता है एक्सप्रेस और एक होता है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस में आएगा रिटन और ओरल, इम्प्लाइड में आएगा एक्ट ऑफ द पार्टीज के द्वारा। बात समझ के? क्या आप सब लोगों को पता है एक्ट ऑफ द पार्टीज क्या होता है? वैसे मैंने पहले भी बताया है, एक्ट ऑफ पार्टीज। देखो, इसमें क्या रहता है, इम्प्लाइड में क्या रहता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और गगन है, हम लोगों ने, मैंने गगन को कहा कि अगर आपको क्लास मेरे से परचेज करनी है या अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो मैं 8 तारीख को क्लास लूंगी, आप मेरी क्लास में आ जाना। गगन ने मेरे को हाँ ना का जवाब नहीं दिया, गगन मेरी क्लास में आ गई, इट मीन्स उसको पढ़ाई करनी है। बात समझ गए? ये होता है एक्ट ऑफ द पार्टीज। बात समझ गए क्या? इसमें कोई रिटन या ओरल फॉर्म में बताया नहीं जाता कि मैं आपकी क्लास परचेज करूंगी या मैं आपसे पढ़ाई करूंगी। इसमें जब गगन खुद से क्लास में आ जाती है तो इसे एक्ट ऑफ द पार्टीज कहेंगे। जब वो सर्कमस्टांसेस वहां पे हमें दिखने लगे कि हाँ वो इंटरेस्टेड है मेरी क्लास में पढ़ने के लिए, इसलिए वो मेरी क्लास में आई है, तो इसे बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात समझ गए? एक होता है एक्सप्रेस और एक होता है इम्प्लाइड। गगन बात समझ आई? हर्ष आपको बात समझ आई? देखो, अब है इंडेमिनिटी होल्डर। मैंने आपको बताया कि इंडेमिनिटी होल्डर कौन है? जिसे प्रोटेक्शन मिली है। जिसे क्या मिली है? जिसे प्रोटेक्शन मिली है, जिसे कंपनी ने कहा है कि अगर आपको कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। तो यहां पर उसके राइट्स के बारे में बात हो रही है। देखो, सबसे पहला है डैमेज। डैमेज कि इंडेमनिटी होल्डर को या इंडेमनीफायर को किसी भी तरह का नुकसान होगा, किसी भी तरह का डैमेज होगा, तो इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनी क्या था? इंडेमनीफायर, अच्छा इंडेमनीफाइड और इंडेमनीफायर, ठीक है। बस आप इसमें वर्ड याद रखना, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर, कि अगर इंडेमनीफायर को क्या कर सकता है? कंपेल कर सकता है टू पे। अगर, अब मैं सिंपल एग्जांपल लूंगी, जैसे रोहित, रोहित को क्या हो गया? लॉस हो गया। तो यहां पर रोहित क्या करेगा? कंपेल करेगा, कंपेल टू पे, कंपेल टू पे, कंपनी को पे करने के लिए क्या करेगा? कंपेल करेगा फॉर डैमेजेस। क्या बात समझ आई? हैंड रेस कर दो। ये हमारा पहला पॉइंट, ये राइट है, राइट है, पहला राइट है। दूसरा है कि जो भी कॉस्ट उस पर पड़ा, जितना भी उस पर कॉस्ट पड़ा, अब फॉर एग्जाम्पल की कार डैमेज हो गई, अब कार को फॉर एग्जाम्पल पुलिस वालों ने पकड़ लिया, फिर पुलिस वालों ने जो भी हमारा खर्चा हो गया या लेके आने में, छोड़ने में, वॉट एवर जो भी हमारा कॉस्ट उस पर पड़ा ना, उसके लिए भी वो उसे क्या कर सकता है? कंपेल कर सकता है पे करने के लिए। क्या बात समझ गए क्या? पहला है डैमेज और कॉस्ट। कॉस्ट में फर्क है, डैमेज का मतलब उतना नुकसान हो गया, 50,000 का नुकसान हुआ तो वो 50,000 रुपये कंपेल करेगा। लेकिन लेके आने में, छोड़ने में, कोर्ट के चक्कर लगाने में जो हमारा पैसा लगा वो भी वो वहां से लेगा। हैंड रेस कर दो। क्या बात समझ आई? जितनी भी कॉस्ट है, ठीक है। फिर है तीसरा पॉइंट, कहते ऑल सम्स विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज। कहते अब यहाँ पर क्या है, पार्टी ने और कंपनी ने क्या किया था? कॉम्प्रोमाइज किया था किसी तरह का। फॉर एग्जाम्पल कि पहले जब उन्होंने साइन किया तो उस समय उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था, या आज के समय पे उन्होंने कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मान के चलो रोहित ने और कंपनी ने कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि ठीक है भाई, अब मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, ठीक है मैं 20,000 रुपये, ठीक है मैं झेल लूंगा, आप मुझे 80,000 रुपये तो दो। तो कहते अगर यहाँ पे उसने किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज किया दोनों पार्टीज ने मिलके, तो वो जो भी कॉम्प्रोमाइज हुआ आप उसी तरीके से उसको क्या करोगे? फॉलो करोगे। बात समझ गए क्या?
all the sum which he may have paid under the terms of any compromise of any suit, provided such compromise is not contrary to the orders of the promisor and was one it would have been prudent. prudent का मतलब कि भाई जितना सही बनता है या जो कॉम्प्रोमाइज किया है आप उसके हिसाब से उसको क्या करो, फॉलो करो। क्या बात समझ गए? कि ये राइट है, अगर कॉम्प्रोमाइज किया है तो भाई आप उसको फॉलो करो, नहीं कर सकते तो बता दो। बात समझ गए ना? रोहित कुछ पूछना है क्या? नहीं नहीं दीदी। हाँ ठीक है, नहीं हैंड रेस था ना, मैंने इसलिए पूछा, कोई बात नहीं। अब आगे देखो, एन इंडेमिनिटी होल्डर शैल बी एंटाइटल टू दिस राइट्स प्रोवाइडेड ही एक्टिव नहीं तो बस छोड़ो, ये रहने दो, ये नहीं करना, ठीक है। तो तीनों चीजें अब आपको मैं गगन को बताती हूँ, गगन अच्छे से फ्लो चार्ट बना के ग्रुप में भेज देगी, ठीक है, जब मैं ग्रुप बनाऊंगी। अब क्या करना है इसमें, एक मैंने कहा कि एक आपको फ्लो चार्ट बनाना है इसका लॉस का, प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय अदर पर्सन। एक आपको फ्लो चार्ट बनाना है इंडेमनीफायर का और इंडेमनिटी होल्डर का। भाई फ्लो चार्ट बनाना मतलब एग्जाम में फ्लो चार्ट बनाना है और आज रात को भी बना लेना सोने से पहले। और एक आपको फ्लो चार्ट बनाना है जब आप 125 सेक्शन को स्टार्ट करोगे तो पहले लिख दो कि राइट कौन कौन सा राइट है, एक डैमेज का राइट है, कॉस्ट का है और कॉम्प्रोमाइज का है। फिर आप उसको क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो। क्या बात समझ आ गई क्या सब सारे बच्चों को? ठीक है, अब एक बार मैं बुक में देख लेती हूँ। और बुक को अगर आपको परचेज करनी है, वैसे परचेज करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको परचेज करनी है तो आर के बांगिया की कर लेना, ये मैंने 6 साल पहले परचेज की थी, मैं इसी से पढ़ाई करती हूँ, ठीक है। अगर इसमें कुछ मिला तो मैं लिखवा दूंगी अभी बोल के। इसमें लिखो 124 में लिखो, सेक्शन 124 में ये डेफिनेशन लिखने के बाद लिखना है, लिखो वेयर देयर इज अ promise to save another person from loss which may be caused by the conduct of the promiser himself, caused by the conduct of the promiser himself or by conduct of any other person, full stop। अगला पॉइंट बनाओ कि यहां तक सबने लिख लिया, हैंड रेज कर लो। अगला पॉइंट बनाओ, इट डज नॉट कवर, एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, इट डज नॉट कवर a promise to compensate for loss not arising due to human agency। ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन एजेंसी। दोबारा रिपीट कर रही हूं, इट डज नॉट कवर अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर लॉस नॉट अराइजिंग ड्यू टू ह्यूमन एजेंसी। अब इसमें पता है क्या बोल रहा है, ये बोलता है अब आपने जान के अपनी कार को नुकसान पहुंचा दिया तो फिर कंपनी पेमेंट करेगी क्या? बताओ, करेगी क्या पेमेंट? कोई बताओ। अगर आपने खुद जानबूझ के किया, नहीं करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अगर ह्यूमन कंडक्ट नहीं हुआ, मतलब फॉर एग्जांपल नेचुरल वे में नहीं हुआ, आपने जानबूझकर किया है, तो इसका मतलब आपने जानबूझकर किया, इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए किया, तो आपको नुकसान नहीं मिलेगा। जैसे कि ना एक मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ओ माय गॉड शायद वही मूवी है। उसमें आपको पता है वो भगवान की मूर्तियां बनाता था और वो सारी अर्थक्वेक की वजह से वो हो गई थी, टूट गई थी, उसको बहुत नुकसान हो गया था। तो उसने क्लेम किया था कंपनी वालों से कि भाई जो मेरा मेरा नुकसान हुआ है मुझे वो दिलाया जाए। तो कंपनी बोलती कि नहीं,
इसमें हम लोग उस चीज़ को इंक्लूड नहीं करते कि जो नेचुरल वे में अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, उसमें जो आपका नुकसान हुआ है, हम वो आपको पेमेंट नहीं करेंगे। अगर तो आपकी दुकान में आग लग जाती, तो हम आपको क्या करते, पेमेंट करते इंश्योरेंस का, अब आपको पेमेंट नहीं किया जाएगा। ऐसा ही एक और हमारा केस है बीएनएस में, क्रिमिनल लॉ का केस है। उसमें क्या होता है कि एक इंसान होता है, एक इंसान क्या करता है, बार बार ना अपने घर को बार बार आग लगा लेता है। मतलब मान के चलो 2024 में भी उसके घर में आग लग गई। तो जब एक बार आग लगी तो उसने क्या ले लिया, उसने ना इंश्योरेंस क्लेम कर लिया। मतलब फ्लैट्स वगैरह जो होते हैं उसमें इंश्योरेंस उसने क्लेम कर लिया। फिर 2025 में उसके फिर घर में आग लग गई, बोलता फिर दोबारा कोर्ट में चला गया कि मुझे तो इंश्योरेंस चाहिए। तो कोर्ट बोलता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई किसी के घर में आग लगना बहुत बड़ी बात है ना। अब कोर्ट को बाद में पता चला कि वो तो अपनी मर्जी से अपने आप ही अपने घर में आग लगा लेता है ताकि मुझे इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। तो कोर्ट बोलता है ऐसा नहीं होता। इस अगर आपने ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी किया है नुकसान, तो आपको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता है, तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। आपका चाहे जितना मर्जी नुकसान हो जाए, आपको पैसा नहीं मिलेगा। बात समझ गए क्या? बात समझ आई ना? क्योंकि ये कॉमन सेंस है भाई। एक बार उसने इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर लिया, अब दोबारा फिर, तीसरी बार फिर, चौथी बार फिर, तो कोर्ट बोलेगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। अभी ये जो मैंने मूवी का नाम बताया उसमें अलग था, उसमें सिचुएशन अलग थी। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक, फ्लड या नेचुरल तरीके से अगर आपकी शॉप को किसी भी तरह का नुकसान होता है, तो कंपनी आपकी भरपाई नहीं करेगी। और उसका अर्थक्वेक हुआ और उसकी जो जितनी भी मूर्तियां थी वो सारी टूट गई थी भगवान की। तो उसने क्लेम किया कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए। तो वो कोर्ट बोलता कि अब आपको किसी भी तरह का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा अगर तो आपके उसमें आग लग जाती। ये एक ह्यूमन कंडक्ट है, आग लगना। ये अर्थक्वेक ह्यूमन कंडक्ट नहीं है। आग लग जाना, किसी के साथ लड़ाई हो गई, किसी ने आपकी दुकान तोड़ फोड़ कर दी, तो इंश्योरेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बस बात समझ आनी चाहिए। वैसे मेरे याद आ गया, फिर उसने केस किया था भगवान पे। फिर उसने केस भगवान पे किया था। किसी ने देखी है वो मूवी? कि भाई भगवान ने ओह मेरी माय दुकान, गॉड! हाँ, भगवान ने मेरी समझ दुकान रही तोड़ हूँ। दी। ठीक है। अब गारंटी के बारे में पढ़ो। देखो गारंटी में आपको काफी सारी चीजें आपको याद करने वाली हैं, और गारंटी वाला कंसेप्ट अभी अच्छे से कर लेंगे। सबको पता है कि गारंटी देना क्या होता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कभी भी आपको गारंटी नहीं देनी चाहिए किसी की भी। ठीक है, कभी भी नहीं देनी चाहिए। जैसे हम लोग कई बार बातों बातों में बोल देते हैं ना कि अरे मैं गारंटी लेता हूँ कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन आपको कभी भी किसी की गारंटी नहीं देनी चाहिए। आपको कभी भी किसी की श्योरिटी नहीं बनना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना तीन पार्टीज होती हैं। एक होता है क्रेडिटर। मैंने बताया ना तीन पार्टीज हैं, तो इसमें तीन पार्टीज होंगी। एक होगी क्रेडिटर, एक होगा डेप्टर, डेटर या जो भी आप बोलते हो, एक होगा श्योरिटी। अब कौन आया क्लास में, देखते हैं। ठीक है, एक होगा श्योरिटी। क्रेडिटर कौन होता है? जो पैसा देता है। अगर किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो उसमें आता है। क्रेडिटर वो होता है जो पैसा देता है। डेटर वो होता है जो पैसा लेता है उधार, उधार। श्योरिटी वो होता है जो गारंटी देता है डेप्टर के बिहाफ पर। श्योरिटी क्या देता है? गारंटी देता है, श्योरिटी देता है कि भाई ये तेरा पैसा वापस कर देगा। अगर इसने तेरा पैसा वापस नहीं किया तो क्रेडिटर को पैसा कौन देगा? श्योरिटी देगा। क्या बात समझ आई? ठीक है। क्रेडिटर क्या है? पैसा देता है। डेटर पैसा लेता है। और श्योरिटी डेटर के बिहाफ पर क्या देता है? गारंटी देता है। ये जो श्योरिटी है ये जरूरी नहीं सिर्फ एक, एक से भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, एक से भी ज्यादा हो सकता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार पैसा लिया, आप इसमें 2 बार 3 बार भी पैसा ले सकते हो। मान के चलो कि प्रिया ने क्या किया, प्रिया ने 2024 में 50,000 रुपए लिए। ठीक है। अब इसने गारंटी, 50,000 रुपए की गारंटी दी गगन ने, श्योरिटी।
अब यहाँ पे प्रिया ने फिर 2025 में लिए 20,000 रुपए और इसकी गारंटी किसने दी? रोहित ने दी। समझ गए? तो कहते कि यहाँ पर ये जो श्योरिटी है ये अलग-अलग भी हो सकता है। अलग-अलग केस में अलग-अलग भी हो सकता है और एक ही केस में 50,000 रुपए में भी गगन भी श्योरिटी बन सकती है और रोहित भी बन सकता है। क्या बात समझ आई? एक में भी बन सकता है और अलग-अलग में भी बन सकता है। अब इसको रीड करो कि क्या लिखा है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। कहते हैं ये एक जो गारंटी है, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसमें एक इंसान को कहा जाता है कि आप अपने प्रॉमिस को क्या करो, फुलफिल करो। कि गगन ने कहा कि मैं आपका पैसा लौटा दूंगी, तो आप भाई गगन की ड्यूटी है कि उसका पैसा लौटा दो और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी, पैसा लौटाओ, आपकी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन अब अगर गगन ने पैसा नहीं लौटाया तो जो थर्ड पर्सन है वो क्या होगा, उसे पेमेंट करना पड़ेगा। क्या बात समझ आई? देखो, ए टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक, ए ने बैंक से पैसा लिया, उधार लोन लिया, ठीक है। ए प्रॉमिस करता है बैंक को, ए प्रोमिस टू द बैंक टू रीपे द लोन, कि मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा, ठीक है। कि आई विल पे, कि मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। कि अगर उसने पेमेंट नहीं किया, अगर डेटर ने पेमेंट नहीं किया तो देन क्या कर दूंगा, जो श्योरिटी है वो क्या कर देगा, उसका पेमेंट कर देगा। अगर डिफॉल्ट कर दिया, किसने डिफॉल्ट कर दिया? डेटर ने। अगर डिफॉल्ट कर दिया जाता है डेटर के द्वारा, ठीक है। इसमें तीन पार्टीज हैं, ए है प्रिंसिपल डेटर, बी है श्योरिटी, ये इस वाले एग्जाम्पल का बता रही हूँ। जो सी है बैंक है, बैंक कौन है? क्रेडिटर है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही वाला एग्जाम्पल लिखो, आप इसमें एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो ए बी सी डी बना के, कि ए ने बी को इतनी तारीख को 1 मार्च 2025 को 50,000 रुपए लोन दिए, उधार दिया। फिर बी ने वादा किया कि मैं अगले साल 1 मार्च 2026 तक आपका पैसा लौटा दूंगा। अगर ये नहीं लौटा पाया तो सी क्या करता है, गारंटी देता है कि अगर बी ने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में तो सी क्या करेगा, उसके बिहाफ पर उसको पेमेंट करेगा। क्या बात समझ गए? ऐसा आप एग्जाम्पल बना के लिख सकते हो। देखो, 126 हमारा बात करता है, इसमें बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है। तीन पार्टीज है, श्योरिटी, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। कहते हैं इसमें कहा गया है कि आपने जो वादा किया है ना गारंटी का, आप उसको फुलफिल करो। कि अगर उसने नहीं पेमेंट किया तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा और आप तब तक उस जिम्मेदारी से बाहर नहीं निकलोगे जब तक आप उसको पेमेंट नहीं कर देते, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, जैसे कई बार इतने काफी सारे हम लोगों ने केसेस देखे हैं कि लोग क्या करते हैं कि अरे बस गारंटी के उस पर साइन ही तो करना है, कि तुम साइन कर दो, है ना, कि पेमेंट तो मैं कर ही दूंगा। लेकिन कई बार बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसमें वो पेमेंट नहीं करते और फिर उसको बैंक वाले क्या करते हैं, उसको उठा लेते हैं, श्योरिटी को, जो श्योरिटी देता है कि मैं पेमेंट करूंगा, फिर उसको पेमेंट करना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी गारंटी नहीं देनी चाहिए, याद रखोगे ना सारे बच्चे, कभी भी किसी की गारंटी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। मैं बता रही हूँ बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कोर्ट में, वो सोचते हैं, पता लोग क्या बोलता है, देखो जो नहीं पढ़ा लिखा ना, वो क्या कहेगा, अरे यार बस साइन ही तो करना है बैंक में जाके, तो साइन कर दे, पेमेंट तो मैंने ही करना है। लेकिन बाद में अगर उसने कभी एक बार 2 महीने हो गए पेमेंट नहीं किया तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी को गारंटी नहीं देनी चाहिए किसी भी चीज में। फिर है श्योरिटी। कहते हैं श्योरिटी कौन होता है? द पर्सन हु गिव्स अ गारंटी, जो क्या देता है, जो गारंटी देता है। फिर है द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट। कहते श्योरिटी किसकी गारंटी दे रहा है? उस इंसान की गारंटी दे रहा है। वो बोलता है कि अगर इसने, डेटर ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में, तो कौन देगा? तो श्योरिटी पेमेंट करेगा। और क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर वो है जो उधार देता है, मतलब जिसे गारंटी दी जाती है, whom the guarantee is given। एग्जाम्पल देखो, ए आस्क बी टू लेंड, मतलब यहाँ पे वो है कि उधार लेता है,
कि 1 लाख रुपए दे दो तुम सी को, ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर सी ने आपको पेमेंट नहीं किया तो मैं आपको पेमेंट करूंगा। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन विच ए इज द श्योरिटी, बी मतलब श्योरिटी है, बी क्रेडिटर है, ए श्योरिटी है, बी क्रेडिटर है और सी प्रिंसिपल डेटर है। क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है तो अब माइक ऑन करके पूछ लो। अब इसका पर्पस है कि अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको ये उसमें लिखना है, पर्पस उसमें आपको लिखना है। पर्पस क्या बोलता है कि गारंटी देने का पर्पस क्या है। देखो हम गारंटी लेते क्यों हैं? हम इसलिए ले रहे हैं ताकि अगर ताकि हमें नुकसान ना हो, हमें किसी भी तरह का नुकसान ना हो कि अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो उसकी जगह पे सामने वाला इंसान कर देगा। तो पर्पस क्या है गारंटी का? इज टू सिक्योर डेट। डेट जो डेट है हमारा उसको सिक्योर करना कि ठीक है आपने पेमेंट नहीं किया तो वो पेमेंट कर देगा। इट प्रोवाइड्स एडिशनल सिक्योरिटी, कहते हैं ये क्या प्रोवाइड करता है? एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है क्रेडिटर को इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस। हैंड रेज कर दो, सारे बच्चे याद रखेंगे किस फॉर्म में? प्रॉमिस के फॉर्म में। बाय द श्योरिटी, कि वो जो प्रॉमिस है वो किसके द्वारा किया जाता है? भाई बाकी बच्चे सुन नहीं रहे क्या जो हैंड रेज नहीं कर रहे? हम्म, भाई हैंड रेस किया करो ताकि मुझे पता चले। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोग बस बैठ के ऐसे सुन रहे हो, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है और मेरे एग्जाम में भी आया था, ठीक है, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। अब आगे देखो, क्रेडिटर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस बाय द श्योरिटी। श्योरिटी बोलता है कि मैं वादा करता हूं कि मैं अगर इसने पेमेंट नहीं किया, अगर प्रिंसिपल डेटर फेल हो जाता है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? जिम्मेदारी, हिंदी में लिख लेना। ऑब्लिगेशन का मतलब जिम्मेदारी, ये अपने बिहाफ पर जिम्मेदारी ले लेगा। फिर है इट इज द एसेंस, एसेंस मतलब इंपॉर्टेंट, एसेंशियल होता है ना, एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट। इट इज अ इंपॉर्टेंट ऑफ गारंटी, कहते हैं गारंटी देना इंपॉर्टेंट है। दैट देयर शुड बी अ समवन लायबल, कि ठीक है अगर इसने नहीं दिया तो वो जिम्मेदार है, उसको पेमेंट करना पड़ेगा एज अ प्रिंसिपल डेटर एंड द श्योरिटी। कहते हैं ये दोनों लायबल हो जाएंगे कि अगर ये भी लायबल है ये भी लायबल है, इसने पेमेंट नहीं किया तो ये क्या करेगा? पेमेंट करेगा। अंडरटेक्स टू लायबल ऑन हिज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब समझते हो कि उसने पेमेंट नहीं किया, समझ गए? डिफॉल्ट का मतलब भी लिख लो कि उसने, डेटर ने पेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट इन पेमेंट कर दिया, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखो, इफ देयर इज अ नो प्रिंसिपल, अगर यहां पर कहते कि इफ देयर इज नो प्रिंसिपल डेट and only promised by a one person in favor of another for a compensating in a certain situations, then the nature of the contract is not a guarantee। कहते हैं अब इसमें बोलता कि वो वादा करता है, मतलब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें गारंटी नहीं दी जाती, बस कहा जाता है, ये वादा करता है कि ठीक है भाई अगर ऐसी सिचुएशन होगी ना तो ही मैं पेमेंट करूंगा। होता है कई बार ऐसा सिचुएशंस हो जाता है कि ठीक है देखो भाई, अब मैं कह दूं कि देखो अब ए और बी, ऐसा नहीं, ये है क्रेडिटर और ये है डेटर। क्रेडिटर ने इसको दे दिए 50 लाख रुपए दे दिए, डेटर ने कहा कि ठीक है मैं आपका सारा पैसा लौटाऊंगा। अब यहां पर मैंने कहा, मैंने एक सिचुएशन रखी कि देखो अगर डेटर पेमेंट करे ना करे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डेटर की डेथ हो जाती है कभी भी, ड्यूरिंग जब वो पैसा दे रहा उस दौरान डेथ हो गई तो मैं पेमेंट करूंगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं है, हैंड रेज कर दो। बात समझ गए? क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन अलग हो गई। अब वो पेमेंट करे ना करे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाती है मैं सिर्फ तभी पेमेंट करूंगी, तो कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में इंक्लूड नहीं होगा। क्या बात समझ आई? ये अलग पॉइंट है लास्ट वाला। हाँ। अब इसके एसेंशियल्स देखो, मतलब कि ट्रिपल ट्रिपल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ट्रिपल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहा है? क्रेडिटर का डेटर के साथ, क्रेडिटर का श्योरिटी के साथ, डेटर और श्योरिटी का, डेटर का क्रेडिटर, श्योरिटी का, ये मतलब 3 पार्टीज हैं। ट्रिपल, कितनी पार्टीज है? 3 पार्टीज हैं।
कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। कंडीशनल प्रॉमिस अगर है तो मेंशन करो। मतलब कई बार होता है कि कंडीशंस भी तो लिखी जाती हैं ना कि इतना पेमेंट करना है, इतना करना है, वो करना है। राइटिंग नॉट नेसेसरी, कहते हैं इसमें ज़रूरी नहीं है कि राइटिंग में हर एक चीज़ हो। अगर आप ओरली गारंटी दे देते हो तो भी चलेगा। वैसे राइटिंग में ही करना चाहिए, ओरल में नहीं करना चाहिए। तीन पार्टीज हैं, तीन पार्टीज है, क्रेडिटर, डेटर और श्योरिटी। किस किस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ? प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी, क्रेडिटर, श्योरिटी और प्रिंसिपल, डेटर। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से याद कराई थी। provides that anything done or any promise made for benefit of a principal debtor। इसमें कहते हैं कि यहाँ पर कंसिडरेशन का मतलब है कि अगर कुछ लेना देना, अब उसने लोन दिया तो उससे क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा, है ना। तो कहते हैं कि इसमें प्रोवाइड करता है सेक्शन 127 में, 127 में कि दैट एनीथिंग डन, कुछ भी किया जाता है, कुछ भी प्रॉमिस किया जाता है प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंसिडरेशन को सफिशिएंट करने के लिए वो गारंटी देता है तो उसे कंसिडरेशन मान लेंगे। मतलब कि श्योरिटी क्या दे रहा है? गारंटी दे रहा है। तो इसमें ये जो गारंटी दी है ना, ये भी कंसिडरेशन में ही इंक्लूड होगा। हैंड रेज कर दो। बात समझ गए? B request A to sell and deliver to him a goods on credit. A agree to do a provide C will guarantee the payment on the price of the goods. A promise to deliver the goods. कुछ तो इसमें रह गया। 127 है ना? We request A to sell and deliver him to credit. A agree to do provides he will guarantee the payment of the price. इसमें पता है क्या बोल रहा है? इस वाले एग्जाम्पल में कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ए और बी ने कुछ सेल परचेज का काम किया। ठीक है, ए ने कहा कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें मतलब पैसा दूंगा और तुम्हें इस तरीके से मुझे इंटरेस्ट वगैरह गुड्स वगैरह देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर सी पर्सन श्योरिटी देता है। तो यहाँ पे सी बोलता है कि अगर ठीक है, अगर बी नहीं करता है तो मैं उसकी जगह पे आपको कंसिडरेशन प्रोवाइड करूंगा। मतलब जैसा कंसिडरेशन वो प्रोवाइड कर रहा था वैसा ही मैं प्रोवाइड करूंगा। बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर हिम गुड्स ऑन अ क्रेडिटेड। कहते बी ने ए को क्या किया? रिक्वेस्ट किया कि आपके ये जो सामान है आप ये मुझे क्रेडिटर मतलब ब्याज या उस पे लोन पे आप मुझे ये सामान दे दो, है ना। जैसे हम लोग वो ले आते हैं, लैपटॉप ले आए हम लोग ईएमआई पे, वैसे वाला सिस्टम है। ठीक है, और ए एग्री करता है कि ठीक है। फिर सी क्या करता है? गारंटी देता है। सी कहता है कि मैं पेमेंट करूंगा। ठीक है, सी प्रॉमिस टू गारंटी द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ए प्रॉमिस कि ठीक है कि भाई आप ये जो भी गुड्स वगैरह हमें दे रहे हो, ठीक है, बात बिल्कुल सही है और मैं क्या करूंगा? मैं उसका पेमेंट करूंगा। सो दिस इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर अ सी प्रॉमिस। ठीक है, बात समझ आ गई आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अगर नहीं समझ आई तो मैं कल एक बार दोबारा से बता दूंगी, ठीक है। मतलब उसमें बस वो कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है ना वो कहीं भाग जाए तो कुछ तो उसके पास श्योरिटी के पास भी होना चाहिए ना। वैसा वो सिस्टम का बात कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, 127 से हम लोग कल दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 126 तक हमारा हो गया सेक्शंस। 126 हो गया श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर का। ये जो डेफिनेशन मैंने नोट्स में लिखी है ये वही सेम डेफिनेशन है और एग्जाम में सेम डेफिनेशन ही मेंशन करके आना। फिर आगे तो ये काफ़ी डिटेल में आ जाएगा। 126 आ गया, 128 आ गया, 127। ये दोबारा से कंसिडरेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब एक बार मैं चेक कर लेती हूँ इसमें कुछ रह तो नहीं गया। इसमें आप लोग क्या करना,
जब आपके पास इसका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना, तो इसमें आप 126 गारंटी का, 126 और उसमें ही आपको फ्लो चार्ट बना देना है तीनों पार्टीज का, तीनों पार्टीज का फ्लो चार्ट बना के क्रेडिटर, डेटर, श्योरिटी, और इसी की डेफिनेशन आगे मेंशन कर देना सेक्शन नंबर लिख के कि सेक्शन नंबर अंडर सेक्शन ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ये डील करता है। ठीक है, तो इसका फ्लो चार्ट बना देना, अच्छा खासा इसका फ्लो चार्ट बनेगा। बेनिफिट, ये कल पढ़ेंगे इसके बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो एक बार हम लोग चेक करते हैं गारंटी में कितना है। 27 कंटिन्यूइंग गारंटी आ गया, फिर ये अलग कंसेप्ट है। ठीक है, तो जितना आज मैंने पढ़ा उतना समझ आया सारे बच्चों को। अब कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं फिर रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ मैं।